जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तो सिंहासन के लिए लड़ाइयां ये तो बड़ी आम बात लगती है। पर सोचिए, क्या होता है जब सबसे बड़ा खतरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही दरबार, अपनी ही दीवारों के अंदर से आए। आज हम मुगल बादशाह हुमायूं के राज्याभिषेक की कहानी को समझेंगे। एक ऐसी कहानी जिसमें ताज का रास्ता वफादारी से नहीं बल्कि एक गहरी साजिश से होकर गुजरे। मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, वो शहजादा जिसके कंधों पर पूरे मुगल सल्तनत का भविष्य टिकने वाला था। नासिरुद्दीन मोहम्मद, जिन्हें हम और आप हुमायूं के नाम से बेहतर जानते हैं, मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बेटे। जन्म हुआ था काबुल में, पर यह सिर्फ कुछ नाम और तारीखें नहीं हैं। ये उस शख्सियत की शुरुआत है जिसके आसपास सत्ता का एक बहुत बड़ा खेल खेला जाना था। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हुमायूं सिर्फ बाबर के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। बाबर ने खुद उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मतलब ये एकदम साफ था कि गद्दी पर कौन बैठेगा, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? तो सवाल ये है कि क्या हुमायूं इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार थे? आखिर उनकी परवरिश और तालीम कैसी थी? चलिए देखते हैं। हुमायूं की पर्सनालिटी आप कह सकते हैं काफी दिलचस्प थी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे। जरा सोचिए, एक तरफ तो वो तीरंदाजी और घुड़सवारी में उस्ताद थे और दूसरी तरफ उन्हें तुर्की, फारसी और अरबी जैसी जबानों पर पकड़ थी। इतना ही नहीं, गणित और ज्योतिष जैसे विषयों में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वो एक ऐसे शहजादे थे जो तलवार और कलम दोनों की ताकत को बखूबी समझते थे। और बाबर को अपने बेटे की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। इतना कि महज 12 साल की उम्र में हुमायूं को बदख्शां जैसे एक अहम सूबे का प्रशासक बना दिया गया। आप कह सकते हैं कि यह भविष्य के बादशाह का पहला बड़ा इम्तिहान था। और हुमायूं ने खुद को साबित भी किया। पानीपत की पहली और सबसे बड़ी लड़ाई में वो अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े और बाबर उनसे इतने खुश हुए कि आगरा की जीत के बाद उन्हें तोहफे में सिर्फ दौलत ही नहीं दी बल्कि वो बेशकीमती कोहिनूर हीरा भी दिया, जिसकी चमक आज भी दुनिया को हैरान करती है। तो अब तक तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है ना? एक काबिल शहजादा जिसे बादशाह ने खुद अपना वारिस चुना हो। लेकिन यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। सवाल तो यही उठता है कि जब सब कुछ इतना साफ था तो क्या तख्त तक पहुंचने का रास्ता वाकई इतना आसान था? जैसा कि इतिहास हमें बार बार सिखाता है, अक्सर ऐसा नहीं होता। और ये रुकावट किसी दुश्मन की तरफ से नहीं आई बल्कि सल्तनत के दिल से ही आई। सोचिए, बाबर का अपना प्रधानमंत्री निजामुद्दीन खलीफा, उसी को हुमायूं पर भरोसा नहीं था। वो उन्हें बादशाह बनने के काबिल ही नहीं समझता था। और ये कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि उस दौर में प्रधानमंत्री की ताकत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो निजामुद्दीन खलीफा ने एक साजिश रची। एक तरफ थे बाबर के चुने हुए वारिस, उनके बेटे हुमायूं, और दूसरी तरफ था खलीफा का अपना उम्मीदवार मेहदी ख्वाजा, जो रिश्ते में बाबर का बहनोई लगता था। ये एक तरह से सल्तनत के अंदर ही एक बगावत की तैयारी थी। लेकिन ये साजिश कामयाब हो पाती उससे पहले ही पासा पलट गया। शायद निजामुद्दीन खलीफा को कहीं ना कहीं अपनी ही जान का डर सताने लगा। जो भी हो, उसने अचानक अपना इरादा बदल दिया, मेहदी ख्वाजा का साथ छोड़ा और वापस हुमायूं का समर्थन करने लगा। और बस एक ही पल में तख्ता पलट का पूरा खेल खत्म हो गया। तो जब ये सारा ड्रामा खत्म हुआ, उसके बाद आखिरकार हुमायूं के लिए सिंहासन पर बैठने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। और आखिरकार वो दिन, वो तारीख आ ही गई। 30 दिसंबर 1530, बाबर की मृत्यु के कुछ ही दिनों के बाद आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। साजिश के सारे बादल छटने के बाद ये ताजपोशी बिना किसी और विरोध के बड़े ही शांति से हुई और इस नई शुरुआत की खुशी में सोने के सिक्के भी बांटे गए। लेकिन ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए जरा, एक ऐसा शासन जिसकी शुरुआत ही एक इतनी बड़ी साजिश और धोखे के साथ हुई हो, उसका भविष्य कैसा रहा होगा? क्या ये शुरुआती संकट हुमायूं के पूरे शासनकाल की दिशा तय करने वाला था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।